हेलो दोस्तों। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और तुम लोगों ने नीट के एग्ज़ाम दिए होंगे और बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम वगैरह अच्छे गए होंगे। और तुम में से बहुत सारे लोग बीएमएस वगैरह ऑप्ट करने का सोच रहे होंगे। तो तुम लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। बीएमएस से रिगार्डिंग सारी जानकारी इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है, और वो भी मेरे द्वारा। मैं यानी कि तुम्हारा सीनियर ही हूँ। मैं बीएमएस सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। और मैंने भी नीट दिया था, तो उस टाइम पे बहुत सारे भ्रांतियां फैली हुई थी मार्केट में कि एक्चुअली बीएमएस में होता क्या है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा क्लियर कट पता नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए, और मैं सारी जानकारियाँ दूंगा कि तुम लोग को सिलेबस वगैरह में क्या क्या पढ़ना है, कि क्या तुम लोग को सिर्फ आयुर्वेद पढ़ना है या फिर मॉडर्न वगैरह भी पढ़ाया जाता है। क्या हॉस्पिटल्स वगैरह में जैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है, वैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भी ड्यूटी लगती है क्या। या फिर तुम लोग क्या स्टेथोस्कोप वगैरह भी पहन सकते हो क्या। ये सारे भी डाउट रहते हैं। क्या अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। बहुत सारे डाउट रहते हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह की बात करते हैं। तो ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए। सिंगल वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, A to Z की आयुर्वेद में होता क्या क्या है एक्चुअली में। So, hello guys, welcome back to the Ratan Ayurveda. I'm Ratan, BMS second year student here to help you. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आयुर्वेद की जो कॉलेज वगैरह अलॉट होते हैं उनकी काउंसलिंग वगैरह का प्रोसीजर क्या होता है। तो इसमें भी सेम एमबीबीएस की जैसे काउंसलिंग होती है, वैसे आयुर्वेदा की भी काउंसलिंग होती है। एक ऑल इंडिया कोटे की होती है 15% और एक स्टेट कोटे की होती है 85%। तो मेरा भी जो सिलेक्शन हुआ था, मुझे गवर्नमेंट धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मिला था ऑल इंडिया कोटे के थ्रू ही। तो फिर ऐसे काउंसलिंग करके तुम लोग को कॉलेज वगैरह अलॉट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर हम लोग को पढ़ने को कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट मिलता है। तो देखो, तुम लोग को यहाँ पे बीएमएस में पढ़ने के लिए मॉडर्न के भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे और आयुर्वेद वाले पोर्शन भी मिलेंगे। तो मॉडर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, तो तुमको पूरी ह्यूमन एनाटॉमी होगी, पूरी फिजियोलॉजी हो गई। इसके साथ साथ सेकेंड ईयर में तुम लोग को पैथोलॉजी हो गई, फार्मेकोलॉजी हो गई। और थर्ड ईयर में तुमको जितने भी सर्जरी वगैरह से रिलेटेड हो गया, ईएनटी हो गया, गायनी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें तुम लोग को मिलेगी। तो ये तो मॉडर्न की भी मिलेगी और आयुर्वेद की भी पोर्शन मिलेगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे एमबीबीएस वाले क्या सिर्फ मॉडर्न ही पढ़ते हैं लोग, लेकिन अपने को क्या है, अपने अगर हम लोग बीएमएस वगैरह ऑप्ट करते हैं तो मॉडर्न तो सारा पढ़ना ही पड़ता है, उसके साथ साथ आयुर्वेदिक पोर्शन भी पढ़ना पड़ता है। तो सिलेबस जो है एग्जैक्ट सीधे डबल हो जाता है। तो जिसमें आयुर्वेद पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि एट लास्ट हम लोग क्या बनेंगे, हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बनेंगे। और अगर हम लोग कोई भी क्लिनिक वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह भी ज्वाइन करते हैं, तो जो पेशेंट है वो हम लोग से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग आयुर्वेदा से उसका ट्रीटमेंट कर सकें। अभी भी मैं हॉस्पिटल वगैरह जाता हूँ तो ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि एलोपैथ वगैरह से हार मान चुके रहते हैं। फिर हर जगह से ट्रीटमेंट करा के देख लिया रहता है उन्होंने, फिर भी कुछ राहत नहीं मिलता है। तो एट लास्ट हार मान के वो है आयुर्वेद की तरफ मूव करते हैं और हम लोग के हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो ये सारा सिनेरियो होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो आयुर्वेद का ही होने वाला है। तो बहुत सारे स्कोप है। तो देखो, ये मेरी बगल में सारे बुक्स वगैरह होंगी। तुम लोग को ये पैथोलॉजी, ये मॉडर्न एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह के बुक्स देखने को मिल रहे होंगे। इधर ये सारी संहिताएं वगैरह रखी हुई है और आयुर्वेदिक पोर्शन रखा हुआ है। तो बुक्स वगैरह बहुत सारे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम लोग को आयुर्वेदा पढ़ना है या मॉडर्न ही मॉडर्न पढ़ना है। तुम लोग को दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा अगर तुम लोग को बीएमएस ऑप्ट करना है तो मेरा ये मानना है कि हाँ ठीक है, डबल सिलेबस हो जाता है लेकिन कवर किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या सर संस्कृत भी पढ़ना पड़ता है, क्या बीएमएस में संस्कृत भी होता है। क्योंकि मैंने जब सुना था, जब मेरे एडमिशन के टाइम पे कि संस्कृत भी पढ़ना पड़ता है, तो मैं सोचा था मैं कैसे कवर करूंगा, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ और वहाँ पे 6 से ही मैंने कभी भी संस्कृत पढ़ा ही नहीं। 6 से ही जो है वो अदर सब्जेक्ट्स होते थे लेकिन संस्कृत नहीं होता था। तो मैंने संस्कृत वगैरह का इतना कुछ खास नॉलेज ही नहीं था। तो मैंने सोचा था कि कैसे क्या कवर करना है, लेकिन फिर यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि संस्कृत पढ़ना तो पड़ता है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट प्रूफ में जो है वो संस्कृत का सिलेबस होता है। और वो भी संस्कृत का सिलेबस क्या होता है, बेसिक सा संस्कृत होता है। बेसिक सा संस्कृत भी क्यों होता है अपने सिलेबस में, क्योंकि अपनी जो मूल संहिताएं हैं, जो भी चरक ने या वाग्भट ऋषि ने जो मूल संहिताएं लिखी हुई है, वो जो है पूरी संहिताएं वगैरह संस्कृत में लिखी गई है। तो उस संहिताओं को पढ़ने के लिए जो है वो बेसिक संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है। उसमें संधि आ जाता है, समास आ जाता है, अव्यय उपसर्ग प्रत्यय वगैरह आ जाते हैं। तो ये बेसिक से संस्कृत जो रहता है, जो 6-7 में भी पढ़ाया जाता होगा बहुत सारे स्कूलों में, सिर्फ वही बेसिक सा संस्कृत रहता है। और ये संस्कृत की बुक है
तो इतना ही पतला बुक रहता है और ज़्यादा कोई हैवी लोड लेने वाली बात नहीं है, आराम से कवर हो जाता है। मैंने तो संस्कृत जो है वो एग्ज़ाम टाइम में, पेपर के टाइम पे मैंने करी थी। पेपर के कुछ दिन पहले मैंने पढ़ना चालू किया था और पूरी संस्कृत मैंने कवर करके ख़त्म कर दी थी। तो संस्कृत के बारे में लोड लेने वाली कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ तुम लोग को फर्स्ट प्रूफ में तुम लोग को संस्कृत देखने को मिलेगा, वो भी बेसिक लेवल के संस्कृत होंगे। बस तुम लोग को हल्का फुल्का सेंटेंस वगैरह बनाना हो गया, कारक संधि समास वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। बस इतना ही सा बेसिक सा संस्कृत है। बाकी तुम लोग को तो सारी चीज़ें पढ़नी ही है। जैसे मेरे बगल में रखा हुआ है, जो भी एमबीबीएस वगैरह का फर्स्ट ईयर का जो भी सिलेबस वगैरह होता है, जो एमबीबीएस वालों को बुक्स पढ़ाई जाती हैं वही अपने को भी पढ़ाई जाती हैं मॉडर्न वगैरह की। तो चाहे वो फार्मा की बात करो, चाहे पैथो की बात करो, चाहे वो ह्यूमन एनाटॉमी बीडी चौरसिया की बात करो, मैंने भी फर्स्ट ईयर में बीडी चौरसिया ही से सारे ह्यूमन एनाटॉमी वगैरह पढ़ा था और सैमुलिंगम से जो था वो फिजियोलॉजी कवर किया था। साथ ही साथ अभी जो फार्मेकोलॉजी है वो मैं केडी त्रिपाठी पढ़ रहा हूँ और पैथोलॉजी जो है वो हर्षमोहन से पढ़ रहा हूँ। उसके साथ साथ आयुर्वेदिक पोर्शन में क्या आता है, जो भी रोग निदान वगैरह है, रोग निदान की अलग से बुक आती है, फिर माधव निदान से मैं कवर कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ अपनी जो संहिता चलती है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो है वो चरक संहिता अपनी चलती है। और फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय नामक बुक है, वाग्भट द्वारा लिखी गई है, तो वो अष्टांग हृदय चलती है फर्स्ट ईयर में। तो इतना सा सिंपल सा सिलेबस होने वाला है। तुम लोग को मॉडर्न भी पढ़ना है और आयुर्वेदिक पोर्शन भी पढ़ना है। और साथ साथ संस्कृत की बात करें तो संस्कृत सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सर क्या हम लोग की भी हॉस्पिटल वगैरह में ड्यूटी वगैरह लगती है, या फिर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन सा विभाग बना हुआ है। तो देखो, आयुर्वेद बहुत फैला हुआ है, बहुत विस्तृत है। आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं: काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषाण। यानी कि इसमें सर्जरी भी आ जाता है, जनरल मेडिसिन भी आ जाता है, पेडियाट्रिक्स भी आ जाता है, और साइकेट्री रिलेटेड डिसऑर्डर भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे विभाग वगैरह फैले हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें भी आयुर्वेद में एक पंचकर्म नाम की थेरेपी होती है। तो पंचकर्म बहुत बहुत वास्ट, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आयुर्वेद में क्या है कि सारे विभाग वगैरह भी रहते हैं और जैसे अपनी भी ड्यूटी वगैरह लगती है। और क्या है कि सर्जिकल वगैरह भी प्रोसीजर होने लगे हैं बहुत सारे, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में भी बहुत सारी चीज़ों की सर्जरी वगैरह होने लगी है, चाहे वो टॉन्सिल्स वगैरह से रिलेटेड हो। बस देखो, बस मेजर ऑर्गन की सर्जरी जो है वो बीएमएस डॉक्टर्स को अभी अलाउ नहीं है। मेजर्स ऑर्गन जैसे हार्ट वगैरह का ट्रांसप्लांट वगैरह के जो भी सर्जरी वगैरह हो गए, मेजर सर्जरी हो गए, वो सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। बाकी तो मोस्ट ऑफ द सर्जरी जो है वो बीएमएस डॉक्टर को अलाउ हो गई है। और मेरे भी खुद के हॉस्पिटल में भी जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह चलते ही रहते हैं। तो इतने लोड लेने वाली बात नहीं है। और क्या तुम, फिर क्वेश्चन आता है कि क्या तो हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। यस गाइज, यू कैन डू इट। और डॉक्टर, या डॉक्टर भी लगा सकते हो, वैद्य भी लगा सकते हो। तो दो दो जो है वो प्रीफिक्स तुम लोग को मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग डॉक्टर लगाते हैं। फिर आता है कि इसका स्कोप वगैरह क्या क्या होता है, आगे क्या क्या किया जा सकता है। तो देखो, बीएमएस कंप्लीट होने के बाद तुम लोग चाहो तो एमडी भी कर सकते हो, तुम लोग चाहो तो एमएस भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ अभी तो डीएम भी हो गया है कि उसके साथ साथ डीएम भी कर सकते हो तुम लोग। और सर्जरी में भी बहुत सारे ब्रांच है, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे स्कोप खुलते जा रहे हैं समय के साथ साथ। तो तुम लोग बहुत सारे प्रोसीजर वगैरह कर सकते हो। तो ये सारे डाउट वगैरह मैंने क्लियर कर दे। और क्वेश्चन आता है कि क्या तुम लोग स्टेथोस्कोप वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो स्टेथोस्कोप तो हॉस्पिटल वगैरह में हम लोग की ड्यूटी वगैरह लगती है, या फिर हम लोग हॉस्पिटल विजिट के लिए जाते हैं, तो स्टेथोस्कोप तो कंपलसरी रहता है, क्योंकि डॉक्टर का गहना होती है। तो स्टेथोस्कोप तो ये तो कंपलसरी होता ही है। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बीएमएस स्टूडेंट्स वगैरह ये वीडियो देख रहा है मेरा, या फिर कोई भी दूसरे कॉलेज के भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसको, तो जो भी नीट एस्पायरेंट वगैरह बीएमएस ज्वाइन करने वाले हैं, उनको कमेंट में ये बताएं कि क्या क्या प्रोसीजर वगैरह होता है बीएमएस में। और आके तुम लोग को बीएमएस में रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो, चाहे वो कोई भी कोर्स वगैरह करो, तुम लोग कोई भी इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, या फिर मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर लो, लेकिन जब तक खुद नॉलेज नहीं है, जब तक किसी पर्सन के पास, जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं है किसी पर्सन के पास, तब तक वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है।
तो वही सेम चीज़ बीएमएस पे भी लागू होती है। तुम लोग बीएमएस में आए हो तो पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम लोग पढ़ते हो, अच्छे से स्किल डेवलपमेंट करते हो, हॉस्पिटल वगैरह जाते हो, चीज़ों को सीखते हो, तो फिर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और बीएमएस का स्कोप जो है वो बहुत वास्ट होने वाला है। क्योंकि देखो, और बहुत सारे पेशेंट वगैरह जो है वो एलोपैथी से हार हार के फिर वो लास्ट स्टेज में आयुर्वेद की तरफ आते हैं। तो लास्ट स्टेज में ट्रीटमेंट तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी लोगों को अच्छे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, अच्छा उनका ट्रीटमेंट संभव हो पा रहा है। किस वजह से? क्योंकि आयुर्वेद का जो बेसिक है वो बहुत स्ट्रांग है। तो तुम लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी कमेंट सेक्शन में वो अपने अपने भाव को रखें कि क्या वो सोचते हैं, या फिर कोई भी डाउट वगैरह आए तो मैं इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, वहाँ से तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और बीएमएस से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह हो या कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो रिगार्डिंग, तो फिर मुझे फॉलो कर लो और वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। और बाकी इस चैनल पे जो है ये मेरा रतन आयुर्वेद नाम का चैनल है ये, और यहाँ पे मैं बीएमएस से रिलेटेड क्लासेज वगैरह लेता हूँ, और फर्स्ट ईयर वगैरह का जितना भी क्रैश कोर्स है वो सारी चीज़ें मैंने इस चैनल को पढ़ा के ख़त्म कर दिया है। तो चैनल को फॉलो करना नहीं भूलना, चैनल को फॉलो करके रखो, और ये फ्यूचर में भी तुम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।